डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम छायावाद के आधार स्तंभ में से एक कविवर सुमित्रानंद पंत प्रणीत कविता, जिसका शीर्षक है मोह, उसका अनुशीलन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मोह शीर्षक कविता छायावादी कविता है। सबसे पहले कविता का वाचन करते हैं और उसके बाद इसके भावार्थ और अन्य विश्लेषणों पर हम चर्चा करेंगे। मोह शीर्षक कविता की शुरुआत हो रही है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। आगे का अवतरण, तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रूभृंगों से कैसे विधवा दो निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी श्रवण, भूल अभी से इस जग को। तो इस तरह की पंक्तियां हैं इस कविता की, और हम देखते हैं कि यह कविता किस प्रकार से द्विविध योगीन कविता की संवेदना और उसके शिल्प से कैसे अलग है। तत्सम शब्दों का प्रयोग कविवर सुमित्रानंद पंत ने किया है। शब्द बड़े ही मसृण हैं, मधुर हैं, मृदुल हैं, और कविता के वाचन से ही हमें एहसास होता है कि यह कविता प्रकृति से संबंधित कविता है। सबसे पहले कविता के शीर्षक पर हम देखें। कविता का शीर्षक मोह है, और स्पष्ट है कि पूरी कविता में जो कथा है, पूरी कविता में जो विवरण है, उसमें मोह की बात है। कवि का मन द्वंद्वग्रस्त है। यह कविता कॉन्फ्लिक्ट की कविता है। दो विकल्पों के बीच में, बिटवीन टू ऑप्शंस, दो ऑप्शन के बीच में, दो विकल्प के बीच में किसका वर्णन किया जाए, किसका चयन किया जाए, यह कवि पंत के मन में इस बात का द्वंद्व है या कॉन्फ्लिक्ट है। यह कविता कॉन्फ्लिक्ट की कविता है, द्वंद्व की कविता है, दुविधा की कविता है। कवि का मन मोहग्रस्त है। दो प्रकार के आकर्षणों, दो प्रकार के विकल्पों में किसका चयन किया जाए, वर्णन किया जाए, ये कवि के मन की समस्या है। अब देखते हैं भावार्थ में। छोड़ ध्रुव की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। संवाद शैली में कविता रचित है, इसे डायलॉग कहते हैं। कवि वार्तालाप कर रहा है, कवि प्रश्न पूछ रहा है, और कविता में जिस अन्य पात्र की चर्चा है, जिस अन्य कैरेक्टर की चर्चा है, उसको संबोधित किया है कवि ने बाला से। अर्थात कवि की प्रेयसी है, प्रियतमा है, जिससे प्रश्न पूछ रहा है कवि। भावार्थ देखिए। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, कवि उस बाले से सवाल करता है, उस प्रेयसी से सवाल करता है कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, वृक्षों पेड़ों की मृदु छाया को छोड़कर तोड़ प्रकृति से भी माया, प्रकृति के जो रमणीय आकर्षण हैं, प्रकृति की जो सुंदरता है, उससे संबंध को भी तोड़कर, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ऐ बाले, ऐ प्रेयसी, तुम्हारे ही बाल रूपी जाल में मैं अपनी लोचन को, अपने दृढ़ को कैसे उलझा लूं।
भूल अभी से इस जग को। इस संसार की जो सच्चाई है, इस संसार की जो वास्तविकता है, इस संसार को अभी से भूल कर ऐ बाले तुम्हारे बाल रूपी जाल में अपनी लोचन को मैं कैसे उलझा दूं, यह पहला प्रश्न है कवि का। तो हमने देखा कि एक और प्रकृति का आकर्षण और दूसरी ओर प्रेयसी के बाल जाल का आकर्षण। इन दो आकर्षणों के बीच में कवि का मन मोहग्रस्त है, द्वंद्वग्रस्त है, और कवि पूछता है बाला से कि मैं प्रकृति की सुंदरता को छोड़कर मैं तुम्हारे बाल रूपी जाल में ही अपनी आंखों को कैसे उलझा दूं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कविता की जो बनावट है, कविता का जो टेक्सचर और स्ट्रक्चर है, वह द्वंद्वात्मक है या डायलेक्टिक है। दो ऑप्शंस के बीच में चयन की समस्या है। शब्द छोटे छोटे हैं, कोमल कांत पदावली के कवि बनते हैं। प्रकृति का चित्रण, एक ओर प्रकृति की रमणीय सुंदरता का चित्रण है, दूसरी ओर मानवीय सुंदरता का आकर्षण है। तो छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। सुबोध सरल शैली है, छाया और माया में तुक की योजना, और बाले शब्द के संबोधन के द्वारा कविता में संबोधन शैली है, साथ साथ वार्तालाप शैली है, प्रश्नात्मकता है। कविता इंटरोगेशन या क्वेश्चन से, क्वेश्चनायर से शुरू हो रही है। कवि प्रश्न पूछ रहा है उस बाला से। और इसके अलावा इसके और जो विशेषता देखें, बाल जाल शब्द में रूपक अलंकार है, बाल रूपी जाल, रूपक अर्थात मेटाफर। तो छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। आगे की पंक्ति देखते हैं, तज कर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, प्रकृति की रमणीयता का, प्रकृति के प्रांगण की कमनीयता का वर्णन कवि पंत करते हैं। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं समीक्षकों के द्वारा। यहाँ प्रकृति का सुंदर वर्णन है, प्रकृति के प्रांगण की जो रमणीयता है, आकर्षण है, सौंदर्य है, उसका चित्रण हम देखते हैं। अंग्रेजी साहित्य में भी ऐसे कई कवि हुए जिन्होंने प्रकृति की रमणीयता का चित्रण किया है अपनी कविता में, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली, किट्स जैसे कवियों ने नेचर की सुंदरता का चित्रण अपनी कविताओं में अंग्रेजी साहित्य में किया। यहाँ भी हम पंत जी के द्वारा जो वर्णन किया जा रहा है उसमें प्रकृति की सुंदरता का चित्रण है। तो अब तक हमने देखा कि पैरों की मृदुल छाया की चर्चा की गई थी, और अब दूसरे अवतरण में देख रहे हैं, तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रूभंगों से कैसे विधवा दूं निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। कवि प्रश्न पूछता है उस बाला से, उस प्रेयसी से, उस तरुणी से कि जो तरल तरंगे हैं, सागर की जो ताल लहरों का नर्तन हो रहा है और उसका जो सौंदर्य है, उसको छोड़कर और इंद्रधनुष के 7 रंग जो आसमान में बिखरे हुए हैं, उन रंग नीलिमा, पीतिमा, हरितिमा, श्वेतिमा, इन रंगों के आकर्षण को छोड़कर, उस नैनाभिराम दृश्य को छोड़कर, अरे बाले तेरे भ्रूभंगों से, तुम्हारी भ्रुकुटी की इस सुंदरता से मैं कैसे विधवा दूं निज मृग सा मन। कवि का मन जो मृग के समान है, हरिण के समान है, जिस तरह से आखेटक के क्षण के संधान से कोई मृग आखेट बन जाता है, शिकार बन जाता है, तो यहाँ अपने मन की तुलना कवि पंत मृग से कर रहे हैं। मृग सा मन में उपमा अलंकार है।
साथ साथ म वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार भी है, प्रश्नात्मकता है, संबोधन शैली है, संवाद शैली है। पंक्ति फिर से देखें, तजकर तरल तरंगों को त वर्ण की लगातार आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चित्रात्मकता है, विजुअल इमेजरी, दृश्य बिंब है इस कविता में। आंखों के समक्ष कविपंत प्रकृति के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को समक्ष उपस्थित कर देते हैं। जब किसी अंग्रेजी कवि ने लिखा, द पोर्ट्स आई इन ए फाइन फ्रेंजी रोलिंग डॉट ग्लांस फ्रॉम हेवन टू अर्थ टू हेवन, जब कवि कल्पना करता है और रचना के क्षणों में कवि की आंखें स्वर्ग से पृथ्वी और पृथ्वी से स्वर्ग की सुंदरता की झांकी लेती रहती हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्रकृति के प्रांगण की रमणीयता को वर्णन करते हुए कई बार पंत सागर की उत्ताल तरंगों की सुंदरता का चित्रण करते हैं और आसमान में बिखरे हुए इंद्रधनुष के सातों रंगों की सुंदरता को उपस्थित करते हैं। तो हमारी आंखों के समक्ष प्रकृति के प्रांगण का जीवंत सौंदर्य साकार हो जाता है। तो तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को तेरे भ्रूभृंगों से, भ्रूभृंग में भौवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकारों का एक साथ समाहार हम देख रहे हैं। तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को तेरे भ्रूभृंगों से कैसे विधवा तू निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। कविता में म्यूजिकल क्वालिटी भी है, कविता में गीतात्मकता भी है। तो हमने देखा कि कविता में संगीतात्मकता भी है, कविता में चित्रात्मकता भी है। तो पंत की कविता की ये विशेषताएं हमारे समक्ष उपस्थित हो रही हैं। तजकर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को तेरे भ्रूभृंगों से कैसे विधवा तू निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। आगे का जो अवतरण है उसको देखें। कोयल का वह कोमल बोल, शब्द छोटे छोटे, कोमल, ललित और मसृण। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल। अब कवि कोकिला की पंचम तान सुन रहा है और कवि का मन वशीभूत है, आकर्षित है कोयल की उस मधुर ध्वनि को सुनकर, कोयल की कूक को सुनकर। तो कवि पूछता है उस बाला से, उस तरुणी से कि कोयल का वह कोमल बोल, कोयल की जो काकली है पंचम तान है, और मधुकर की वीणा अनमोल। मधुकर कहते हैं भ्रमर को, भ्रमरों का जो गुंजार है, और कवि को लगता है कि भ्रमर जो है वो वीणा बजा रहे हैं। तो मधुकर की वीणा अनमोल, मधुकर के जो गुंजार है, भ्रमरों के जो गुंजार है, यहाँ हम देख रहे हैं कि ध्वन्यात्मकता कविता में है। पिछले अवतरणों में हमने देखी कि कविता में चित्रात्मकता है, कविता में संगीतात्मकता है, साथ साथ इस तीसरे अवतरण में हमने एक नई प्रवृत्ति को देखा कि कविता में ध्वन्यात्मकता है, ध्वनि बिंब है, ऑडिटरी इमेजरी है, ओनोमेटोपिया है। कोयल का वह कोमल बोल, कोयल की पंचम तान, कोयल की काकली कवि मन को आकर्षित कर रही है, भ्रमरों का गुंजार कवि मन को आकर्षित कर रहा है, और कवि उस बाला से प्रश्न पूछ रहा है, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजन श्रवण। उस बाला के लिए जो दूसरा संबोधन, जो दूसरा विशेषण कवि दे रहा है वह सजनी है। कवि कि वह सखी है, और कवि अपनी सजनी से, अपनी प्रियतमा से, अपनी प्रेयसी से प्रश्न पूछ रहा है कि तुम्हारे ही मधुर स्वर को सुनने के लिए मैं कोयल की पंचम तान की मधुर ध्वनि को कैसे सुनना बंद कर दूं, मधुकर की अनमोल वीणा के जो गुंजार हैं, झंकृति है, उसको सुनना कैसे बंद कर दूं। तो दो ध्वनियों के बीच में चयन की समस्या कवि के मन में है। कवि भ्रमरों का गुंजार सुने या अपनी प्रियतमा के स्वर को सुने, कवि कोयल की पंचम तान सुने या अपनी सजनी के प्रिय स्वर को श्रवण करे। तो कवि का मन मोहग्रस्त है, द्वंद्वग्रस्त है। ये इस कविता की बनावट द्वंद्वात्मक है या डायलेक्टिक है। तो कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजन श्रवण, भूल अभी से इस जग को।